नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है साम्यावस्था भाग 6 यानी इक्विलिब्रियम पार्ट 6। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम साम्य को प्रभावित करने वाले वह दो कारक पढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे, और विलयन में आयनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वह दो कारकों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले कारक के बारे में पढ़ेंगे और वह है ताप परिवर्तन का प्रभाव। जब कभी प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बदलता है, क्योंकि अभिक्रिया भागफल Q साम्यावस्था स्थिरांक Kc के बराबर नहीं रह पाता है। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होता है, साम्यावस्था स्थिरांक Kc की वैल्यू चेंज होती है। जनरली टेम्परेचर पर स्थिरांक की निर्भरता अभिक्रिया के डेल्टा H पर निर्भर करती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनका डेल्टा H नेगेटिव होता है का साम्यावस्था स्थिरांक टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनका डेल्टा H पॉजिटिव होता है, साम्यावस्था स्थिरांक टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। टेम्परेचर के परिवर्तन साम्यावस्था स्थिरांक और अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है, यानी वह रेट ऑफ रिएक्शन को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। हम इसको इस अभिक्रिया से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक अभिक्रिया है जिसमें अमोनिया बन रहा है और इसका डेल्टा H -92.38 किलोजूल पर मोल है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाएं तो टेम्परेचर बढ़ने पर साम्यावस्था बाई दिशा में स्थानांतरित होगा यानी शिफ्ट होगा और अमोनिया की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कम ताप पर अमोनिया का ज्यादा आउटपुट लिया जा सकता है। दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि कम टेम्परेचर पर अमोनिया का प्रोडक्ट अच्छा बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम ताप पर अभिक्रिया की स्पीड बहुत कम हो जाती है, इसलिए हम उसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं। इस स्लाइड में हम उत्प्रेरक का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन के उत्पादों में परिवर्तन करता है, कम ऊर्जा वाला एक नया मार्ग उपलब्ध करवाकर अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है। एक ही ट्रांजिशन स्टेट में गुजरने वाले अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाएं यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता है। कैटलिस्ट का यूज करने से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मान लीजिए अगर कोई एक रिएक्शन 100 यूनिट पर होती थी, अगर हम उसमें कैटलिस्ट का यूज करें तो अब वो 40 या 50 पर भी हो सकती है। कैटलिस्ट का यूज करने से साम्यावस्था संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है और कैटलिस्ट का यूज करने से बैलेंस केमिकल इक्वेशन में या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यह प्रकट नहीं होती है। आइए हम इस रिएक्शन को लेते हैं, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें उत्पाद के कुल मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से कम होती है। साम्यावस्था स्थिरांक टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। कम ताप पर अभिक्रिया का वेग घटता है और साम्यावस्था पर पहुंचने में अधिक समय लगता है, जबकि उच्च ताप पर क्रिया की दर संतोषजनक होती है, परंतु यील्ड कम होता है। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिज हार्बर। उसने बताया कि अगर हम लोहा उत्प्रेरक यानी आयरन कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी होता है, क्योंकि उत्पादों के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से कम है और अमोनिया का उत्पाद दाब बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है। अमोनिया को बनाने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन है 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम प्रेशर। इसी तरह संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में साम्यावस्था स्थिरांक के परिणाम के अनुसार अभिक्रिया को लगभग पूरी हो जाना चाहिए, लेकिन SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन बहुत ही धीरे होता है। प्लेटिनम या डाइविनाइल पेंटाऑक्साइड V2O5 अगर हम कैटलिस्ट की तरह यूज करें तो यह अभिक्रिया का वेग काफी बढ़ा देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है।
इसके अंदर याद रखने वाली बात यह है कि किसी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान काफी कम होता हो तो उसमें उत्प्रेरक बहुत कम सहायता कर पाता है। इस स्लाइड में हम विलयन में आयनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह रिएक्शन आपने पहली वीडियो में देखी होगी। यह एक आयनिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है और इसमें केवल आयन पार्टिसिपेट करते हैं। और अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक उदाहरण है कि जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वह पानी से हम बिजली को प्रवाहित नहीं कर पाते, जबकि अगर हम एक साधारण नमक यानी NaCl को पानी में मिलाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और लवण की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी बिजली को प्रवाहित करने की बढ़ती रहती है। इसको देखते हुए एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहले वर्ग के पदार्थ एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, ये विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। दूसरे वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते और ये अनअपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और फिर आगे फैराडे ने इन विद्युत अपघट्यों को भी वर्गीकृत किया है। प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जल में विलयन होकर लगभग पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को पूरी तरह आयोनाइज नहीं कर पाते हैं। इसका एक उदाहरण है, अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मुख्य रूप से सोडियम आयन एवं क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल में एसीटेट आयन एवं हाइड्रोनियम आयन होते हैं। इसका कारण यह है कि सोडियम क्लोराइड का लगभग 100% आयोनाइजेशन होता है, जबकि एसिटिक एसिड का लगभग 5% ही आयोनाइजेशन होता है। और ये याद रहे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन तथा आयोनाइजेशन के मध्य साम्य स्थापित होता है और इस प्रकार का साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयन पाए जाते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। इस स्लाइड में हम अम्ल, साराक्ष एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट प्रकृति में बहुत रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और सिरके का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एसिटिक एसिड है, यह भी एक अम्ल है। नींबू और संतरे के रस में सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अम्ल जो होते हैं यानी एसिड जो होते हैं वो ज्यादातर स्वाद में खट्टे होते हैं यानी सोर इन टेस्ट होते हैं। और इसी तरह बेस स्वाद में कड़वे और स्पर्श में साबुन होते हैं यानी टेस्ट लाइक बिटर एंड फील लाइक सोपी। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है और साक्षरक यानी बेस लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। बेस का एक एग्जाम्पल है वॉशिंग पाउडर यानी कपड़े धोने का सोडा जो धुलाई के लिए यूज होता है। जब एसिड और बेस को सही प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो वह आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट देता है। और सॉल्ट के कुछ उदाहरण हैं NaCl, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और बहुत से होते हैं। NaCl हमारे खाने का एक मुख्य घटक है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से मिलता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज सोडियम और नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन आपस में विपरीत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। आयनों की मात्रा के मध्य उपस्थित बंधों की सामर्थ्य तथा आयनों के जलयोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। इसको हम आसान शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि जब किसी के किस सीमा तक आयोनाइजेशन होगा वह निर्भर करता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है और कितना सॉल्वेशन हुआ है आयन का। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, विलयन में आयनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम अम्ल तथा साक्षरक की अरेनियस धारणा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोंस्टेड-लॉरी अम्ल एवं साक्षरक, लुईस अम्ल एवं साक्षरक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।